दोस्तों नमस्कार। मैं मोहनलाल लोधा, एमए इतिहास भूगोल, नेट जेआरएफ इतिहास। और दोस्तों मैं एनवीएस पीजीटी इतिहास से सेलेक्ट हूँ और इसमें मेरी 38वीं रैंक प्राप्त हुई थी मुझे। दोस्तों प्राचीन भारत की के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं और ये इससे संबंधित पहला पार्ट है दोस्तों। और दूसरा पार्ट आने वाला है। इसमें मैंने संपूर्ण वैदिक संस्कृति को समाहित करने का प्रयास किया है, जिसमें ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को समाहित किया गया है। दोस्तों वैदिक साहित्य के लिए हमने अलग से ही एक वीडियो बनाया है, जिसमें 30 प्रश्नों को समाहित किया गया है। क्योंकि वैदिक साहित्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका अलग से वीडियो बनाना जरूरी था। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम 50 क्वेश्चन समाहित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है, लेकिन आप इत्मीनान से बने रहिए हमारे साथ में। हम बिल्कुल शॉर्ट में आपको प्रश्नों के आंसर और उनकी व्याख्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। वैदिक सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। दोस्तों वैदिक सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद में हुई है, और वैदिक सभ्यता जो है ये भी आद्य इतिहास से ही संबंधित है। तो दोस्तों 2350 से और 1750 ईस्वी पूर्व, 2350 से और 1750 ईस्वी पूर्व तो हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का काल है। तो इसके बाद में जो है 1550 1750 से और 1500 के बीच का जो है संक्रमण काल था। और उसके बाद में जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से और 1500 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व का काल जो है, सी वाला आंसर, ये जो है वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। दोस्तों इस वैदिक काल को भी जो 1500 और 600 है, इसको भी दो भागों में विभाजित करते हैं हम। इसको दो दो भागों में विभाजित कैसे, 600 से और 1000, ये जो है ये ऋग्वैदिक काल है। और इसके बाद में 1000 से और 600 जो है ये उत्तर वैदिक काल है दोस्तों। तो इस तरीके से वैदिक काल को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों दूसरा, ऋग्वैदिक काल माना जाता है। अभी हमने चर्चा की है ऋग्वैदिक काल माना जाता है। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से और 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न, वैदिक काल को विभाजित करने का मुख्य आधार है। तो दोस्तों वैदिक काल को विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों सबसे मुख्य आधार की बात हुई है, हालांकि इसमें सभी आधार हैं, लोहे का प्रयोग भी है, मृत भांडों का प्रयोग भी है और देवताओं की पूजा भी है, मुद्राओं का प्रयोग इससे ये नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण की बात है, तो सबसे महत्वपूर्ण है लोहे का प्रयोग। दोस्तों वैदिक काल को विभाजित करने का मुख्य आधार जो है लोहे का प्रयोग है। दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में लोहे से संबंधित हमको सामग्री मिली है। उसी को हम लोहे के प्रयोग को ही हम वैदिक काल को दो भागों में विभाजित करते हैं, लोहे के प्रयोग के आधार पर उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो 1000 जो है उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का विभाजन का आधार है या एक मुख्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। दोस्तों आर्य शब्द इंगित करता है, ये पूछा है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? भाषा समूह को, जनपद को, लोगों के समूह को, एक राज्य को। तो दोस्तों आर्य शब्द जो है वो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य, केवल आर्य शब्द, भाषा समूह, आर्य जो थे वो भाषा समूह के लोग थे, एक आर्य भाषा बोलने वाले लोग थे। हालांकि बाद में इनका एक लोगों के समूह और इनसे भी लगाया जाने लगा, और आर्य शब्द का अर्थ जो है कुलीन या श्रेष्ठ बताया जाने लगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार के हैं, इनमें ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, तो मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। जो प्रश्न व्याख्या के लायक होगा उसकी व्याख्या भी निश्चित रूप से करूँगा, आप देखते रहिए। किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव माना है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है डी कल्ला और चौथा है गंगानाथ झा।
तो दोस्तों यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने जो है एक पुस्तक लिखी आक्रेटिक होम ऑफ द वेदास। इसमें जो है इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान आक्रेटिक क्षेत्र को माना है। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने भी एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। डी कल्ला ने दोस्तों देविका प्रदेश या अफगानिस्तान को आर्यों का मूल निवास माना है। गंगानाथ झा ने जो है गंगा यमुना दोआब को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का आंसर पहला हो जाएगा और आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विलियम जोन्स ने आर्यों का मूल निवास स्थान, विलियम जोन्स है दोस्तों, विलियम जोन्स ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है यूरोप, मध्य एशिया, सप्त सिंधु प्रदेश, देविका प्रदेश। तो दोस्तों विलियम जोन्स ने जो है यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है और यहाँ यह भी जर्मनी वगैरह को इनको आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। दोस्तों विलियम जोन्स ने जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जिसने भारतीय इतिहास के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और ये भारतीय इतिहासकारों के संबंध में और मतलब भारतीय इतिहास में प्राच्यवादी के नाम से जाने जाते थे। ये प्राचीन व्यवस्था को भारत में पुनः लागू करने के पक्ष में थे। दोस्तों मध्य एशिया की बात करें तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है और सप्त सिंधु प्रदेश जो है ये संपूर्णानंद ने बताया है। किसने बताया? संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने बताया और डी कल्ला ने देविका प्रदेश बताई, ये हमने देख लिया है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा मतलब डीपली है, इसको ज़्यादा दिमाग में मत लेना, हो सकता है आ जाए। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों 2015-16 वाली में, तो इसको इसलिए मैंने डाल दिया है। बोगस कोई अभिलेख जो 1400 ईस्वी पूर्व का है, इसमें निम्नलिखित में से किन वैदिक देवताओं की चर्चा मिलती है? दोस्तों इसमें मिलती है किन किन देवताओं की मिलती है? इंद्र, मित्र, वरुण, विश्वामित्र, इंद्र, मित्र, नासत्य, विष्णु। तो दोस्तों इसमें जो चर्चा मिलती है वो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, दोस्तों इनकी चर्चा मिलती है। और जो नासत्य हैं ये तीन देवता, जो शुरू के तीन देवता है, ये तो वैदिक संस्कृति से मिलते जुलते सीधे हैं, लेकिन नासत्य जो है ऋग्वैदिक काल के देवता जो अश्विनी थे, अश्विनी यानी कि चिकित्सा के देवता, उसके समानार्थी थे नासत्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 8वां। अधिकांश विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तो दोस्तों अधिकांश विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास क्या माना है? मध्य एशिया माना है, यूरोप माना है, या ब्रह्मर्षि प्रदेश माना है, या तिब्बत माना है? तो दोस्तों अधिकांश विद्वानों ने मध्य एशिया को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेदिक यानी कि ऋग्वेदिक काल का प्रमुख साहित्य है। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख साहित्य इस प्रकार से है दोस्तों। तो क्योंकि ऋग्वेद इसी में आ रहा है, तो शब्द में आ रहा है ना इसमें, तो ऋग्वेद का प्रमुख साहित्य या ऋग्वेदिक काल का मुख्य साहित्य जो है वो है ऋग्वेद। दोस्तों क्या है? ऋग्वेद। क्योंकि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ये जो है 1000 ईस्वी पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व रचा गया है। दोस्तों उस समय यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो वेदों का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण था वो श्रुति के रूप में किया जाता था। उस समय इन लोगों को लिपि का ज्ञान शायद नहीं था, क्योंकि हमको उस समय की कोई लिपि प्राप्त नहीं होती है और ये हमको श्रुति के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। मतलब ये क्या है कि आश्रमों में गुरुजनों के या ऋषियों के आश्रमों में इनको अपने शिष्यों को कंठस्थ करवा दिए जाते थे। इस प्रकार से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में हस्तांतरित होते गए और इसमें समय अनुसार कुछ न कुछ नई चीज़ें भी ऐड होती गई दोस्तों। लेकिन ये जो ऋग्वेद है ये सबसे मूल वेद है और ऋग्वैदिक साहित्य का ये ऋग्वेद ही मुख्य साहित्य है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है दोस्तों। आर्यों का निवास स्थान क्या था दोस्तों? अभी हमने मूल निवास की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल निवास स्थान की बात हो रही है और ये निवास स्थान भारत के संदर्भ में है। तो सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, पूर्वी उत्तर प्रदेश,
और मध्य भारत। तो दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। क्या था दोस्तों? सप्त सिंधु प्रदेश था आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो क्लासें होती हैं उसमें विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य इंटरेक्शन नहीं होता है सीधा। अध्यापक के सामने कोई शिष्य या पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो इसमें समझाने में और समझने में शिक्षक को खुद उसके आधार पर ही कि किस तरीके से विद्यार्थी को समझ में आए हैं वो समझाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों यदि आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले वीडियो में हम उसके अनुसार समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और ये जो प्रश्न हैं ये कैसे हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन मृदभांड हैं। दोस्तों यदि इतिहास का हम गहराई से अध्ययन करते हैं, हालांकि ये गहराई का प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन मृदभांड हैं तो लाल काले गेरिक चित्रधूसर और उत्तरी काले पोलिशदार। तो दोस्तों यहाँ जो लाल काले जो है ये ताम्रपाषाण और हड़प्पा से संबंधित है। गेरिक मृदभांड जो है ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। चित्रधूसर मृदभांड जो है ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और उत्तरी काले पोलिशदार मौर्य काल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेरिक मृदभांड, OCP बोलते हैं दोस्तों, OCP, ओक्रे पोट्री, इस तरीके से है दोस्तों इसका पूरा नाम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? शाब्दिक अर्थ की बात हो रही है तो श्रेष्ठ या कुलीन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, और इसका ये जो इंगित करता है वो भाषा समूह को इंगित करता है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में देखिए दोस्तों, वे संस्कृत भाषा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल, घोड़े यही लेकर आए थे। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की जानकारी बहुत कम मिलती है। वे कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी सही है दोस्तों। चौथा है, वे मुख्य नगरों में रहते थे। दोस्तों यहाँ नगरों का जो समीकरण है ये इनसे नहीं है, हड़प्पा से है। हड़प्पा जो है एक नगरीय सभ्यता थी। ये जो संस्कृति थी, आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति, ये मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। और ग्रामीण भी क्या थी? एक कबीलाई संस्कृति थी। ठीक है दोस्तों, कबीलों में ये लोग रहा करते थे। जिस तरीके से वर्तमान में भेड़ बकरियां चराने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम फिर कर जीवन व्यतीत करते थे, ऐसे ही आर्य लोग कबीलों में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो है शुल्व सूत्र। दोस्तों क्या है? शुल्व सूत्र। दोस्तों शुल्व सूत्र में जो वैदिक यज्ञ वेदिकाएं बनाते थे, वैदिक काल में यज्ञ करने के लिए वेदिकाएं बनाते थे ना, उन वेदिकाओं की जो आकृति है और उनके माप है, उनसे संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक संस्कृति की बात हो रही है तो किस वेद में है? ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका सही क्रम क्या है? तो ऋग्वैदिक काल में तो केवल ऋग्वेद लिखा था, और उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद ये भी लिखे गए हैं। 3 वेद लिखे गए हैं। दोस्तों एक और शब्द आता है वेद त्रयी, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही उसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों। मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि वैदिक साहित्य जितना भी है उसके संबंध में एक अलग से ही 30 प्रश्नों का हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसका आप इंतजार करिए, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा और वो बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का जो क्रम है वो है, देखते हैं दोस्तों, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये किस में है? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये है किस में है?
ये है पहले में। तो दोस्तों वेद के बारे में आप जानते हैं, चारों वेदों में अलग अलग जानकारी मिलती है। ब्राह्मण कर्मकांड प्रधान है। ब्राह्मण क्या है? कर्मकांड प्रधान है। और आरण्यक जो है दोस्तों ये रहस्य से संबंधित है, रहस्य से संबंधित ज्ञान मिलता है। और उपनिषदों में जो है हमको मीमांसा से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17, उपवेदों की संख्या कितनी है? उपवेदों की संख्या दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। तो चारों वेदों के एक एक उपवेद है, और वो उपवेद है आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। इस तरीके से 4 उपवेद हैं, तो उनकी संख्या भी याद रखना है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 है दोस्तों। इसमें जैसे हम बात करें तो ऋग्वेद का तो आयुर्वेद है, और गंधर्ववेद का सॉरी शिल्प अथर्ववेद का शिल्पवेद है। और इसी प्रकार से सामवेद का जो है गंधर्ववेद है। और एक और क्या बचा? अथर्ववेद का धनुर्वेद है। अथर्ववेद का धनुर्वेद है। इस तरीके से हैं दोस्तों ये उपवेद, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? राज चिन्ह में यानी कि अशोक ने अपने स्तंभों में प्रयोग किया, कहाँ से लिया उसने लिया दोस्तों मुंडकोपनिषद से। और मुंडकोपनिषद किसका उपनिषद है? तो दोस्तों ये अथर्ववेद का उपनिषद है। किसका है? अथर्ववेद का उपनिषद है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों यहाँ बात हो रही है ऋग्वेद की, न कि उत्तर वैदिक काल की। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, और उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये कबीलों में रहते थे ऋग्वैदिक आर्य, और उत्तर वैदिक का ये जो है गाँव में बस गए थे। तो यहाँ इनका जो व्यवसाय है वो कृषि हो गया था। तो यदि ऋग्वेद की बात हो तो पशुपालन आएगा, उत्तर वैदिक काल की हो तो कृषि आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है या आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। इसी में संगीत के 7 स्वरों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जानकारी होती है। ऋग्वेद और उपनिषद के बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, और आने वाले 30 प्रश्न है उसमें इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसका यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 21वां प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? किस मंडल में हुआ है? दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में आदि पुरुष से चारों वर्णों के उत्पन्न होने की चर्चा मिलती है, जिसमें जो है सिर है उससे ब्राह्मण की, और हाथों से जो है क्षत्रियों की, और शरीर से वैश्य की, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है दोस्तों? 10वां मंडल। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। 22वां प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? दोस्तों किसकी उपासना है? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, त्रिमूर्ति की। दोस्तों त्रिमूर्ति है गुप्त काल की देन है, ये आप इसको मत करना। त्रिमूर्ति का मतलब क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। पशुपति, ये पशुपति भी दोस्तों जो है बाद की संकल्पना है। इसमें मेनली जो है दोस्तों प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की जो भी चीज़ उनको दिख गई और जो भी लगा कि हाँ बादल है, बादल को वो पर्जन्य कहते थे, तो उसको ही पर्जन्य देवता के रूप में पूजा करने लग गए। और इसी प्रकार से पृथ्वी की पूजा करने लग गए, आकाश के अलग अलग देवताओं की पूजा करने लग गए, सूर्य की पूजा करने लग गए। इस तरीके से प्रकृति की ही वो मुख्यतः पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? इसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। शुल्व सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों गणित से। किससे संबंधित है? गणित से दोस्तों। चूँकि यदि गणित विकल्प में नहीं होता और ज्योमिति होता तो ज्योमिति बिल्कुल आपका आंसर सही है। चूँकि ज्योमिति जो है गणित का हिस्सा है, तो आंसर आपका ज्योमिति ही होगा, सॉरी गणित ही होगा। ठीक है दोस्तों। 24वां प्रश्न है दोस्तों, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परोशनी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परोशनी। परोशनी जो है वर्तमान रावी नदी को कहा जाता है। दोस्तों 10 राज्य युद्ध के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसका विवरण ऋग्वेद में मिलता है। और 10 राज्य युद्ध जो है सुदास एक आर्य कबीले का प्रमुख था, और एक 10 अन्य जो मतलब अन्य 10 राजा थे, उसमें 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे। ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो है दोस्तों इसका मुख्य कारण जो था कि विश्वामित्र जो है सुदास का पुरोहित था, जिसको इसने निष्कासित कर दिया था।
पुरोहित पद से हटा दिया था, जिसके कारण वो अनार्यों से जा मिला था, अनार्य कबीलों से जा मिला था और विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को जो इसने सुदास ने अपना पुरोहित बना लिया था। तो इस तरीके से इस युद्ध का मुख्य कारण विश्वामित्र था। विश्वामित्र ने ही अनार्यों से मिलकर के सुदास को हराने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में जीता सुदास ही था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विश्वामित्र जो है उसने जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल में से तीसरे मंडल की रचना भी विश्वामित्र ने की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क क्या थे दोस्तों? स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। दोस्तों प्राचीन भारत में आभूषण जो थे वो निष्क थे, और ये मौर्य काल तक आते आते ये निष्क जो है ये स्वर्ण सिक्कों में परिवर्तित हो गए थे। तो सोने की जगह चांदी की जगह सोने का सिक्के होते, तो ये भी सही होता, लेकिन ये निष्क जो है चांदी के सिक्के नहीं थे। कौन से सिक्के थे ये सिक्के सोने के थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, विदुषियों का संबंध किस काल से है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, विदुषियों का संबंध किस काल से है? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में किसी भी मानव का नाम नहीं मिलता है दोस्तों। वैदिक संस्कृति, मौर्य काल, गुप्त काल। तो दोस्तों इनका संबंध वैदिक संस्कृति से है, और इसमें प्रथम जो घोषा और अपाला ऋग्वेद काल से संबंधित है, और गार्गी मैत्रेयी जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित विदुषियाँ हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 27वां, वैदिक समाज के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है, ये ध्यान रखना है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? पितृसत्तात्मक परिवार, बिल्कुल सही दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, और ये पितृसत्तात्मक परिवार। संयुक्त परिवार प्रथा थी, यज्ञों का आयोजन होता था। पर्दा प्रथा दोस्तों इसमें नहीं थी। क्या नहीं थी? पर्दा प्रथा नहीं थी। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैदिक कालीन व्यवस्था से नहीं था? किसका संबंध नहीं था दोस्तों? देखते हैं, कुलप, ग्रामणी, विष्पति के बाद में है दोस्तों राजन, महाजनपद, रत्नीन। इनमें इन 5 दोस्तों 6 हैं, 6 दे रखे हैं इसमें। तो 6 में से किसका संबंध वैदिक कालीन व्यवस्था से नहीं था दोस्तों? तो कुल यानी कि परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, गांव जो था उसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था, विष का मुखिया विष्पति कहलाता था। ठीक है दोस्तों, और राज्य का राजन कहलाता था। ठीक है, महाजनपद जो है दोस्तों, महाजनपद इसमें था नहीं। महाजनपद क्या था दोस्तों? इसमें था नहीं, जनपदों से मिलकर के महाजनपद बना था। और रत्निन जो है बिल्कुल इसका जो है वैदिक कालीन संस्कृति से इसका संबंध था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाजनपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों केवल 5। ठीक है दोस्तों, वापस बता देता हूँ मैं। कुल या परिवार का मुखिया कुलप, गांव का जो मुखिया था ग्रामणी, और विष एक जिले जैसी इकाई थी दोस्तों, तो इसका मुखिया विष्पति, और राज्य का राजन कहलाता था। और जो रत्निन है दोस्तों ये राजा की सहायता के लिए हुआ करते थे, और इनकी संख्या जो थी वो 12 थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 29वां प्रश्न, वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था थी। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों। व्यापार प्रधान, कृषि व पशुपालन प्रधान, शिल्प प्रधान, आयुर्जीवी प्रधान। दोस्तों ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पूरे वैदिक काल की बात हुई है। तो कृषि और पशुपालन दोनों पर आधारित थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि और पशुपालन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था दोस्तों ब्रह्मचारिणी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारिणी। क्या कहा जाता था दोस्तों? ब्रह्मचारिणी। अंतेवासी गुरु के पास में शिक्षा रह करके शिक्षा प्राप्त करने वाले को अंतेवासी कहा जाता था, और गृहवासी घर में रहने वाले को, और महिषी जो है राजा की मुख्य रानी, पट रानी थी दोस्तों महिषी, और ये 12 रत्निनों में शामिल थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 31वां प्रश्न। दोस्तों प्रश्न 50 लिए हैं मैंने आज,
चूँकि टॉपिक थोड़ा लंबा है तो मैंने सोचा सारी वैदिक संस्कृति को समाहित कर लें। जो लास्ट वीडियो बचेगा सेकंड वाला, उसमें हम पूरे वैदिक साहित्य को, चूँकि वैदिक साहित्य बहुत विस्तृत है, जिसमें कि वेद, उपवेद, ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद सारे आते हैं, तो उनकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैंने अलग से ही वीडियो में समाहित किया गया है। वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखते हैं दोस्तों 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक काल के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, वैदिक युग में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, दी जाती थी मौखिक रूप से ही। वैदिक कालीन आर्य संगीत के 7 स्वरों के ज्ञाता थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, 7 स्वरों के ज्ञाता थे वो, और सामवेद में इसका विवरण भी मिलता है। वैदिक कालीन आर्य मनोरंजन के लिए मेले, नृत्य, शिकार, जुआ, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि का आयोजन करते थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। आगे वाले देखते हैं दोस्तों, आगे कौन सा विकल्प है? इस काल में महिलाओं का अपने पति के साथ धार्मिक समारोह या अनुष्ठान में भाग लेना अनिवार्य नहीं था। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल अनिवार्य था। धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी को जो है पति के साथ में भाग लेना अनिवार्य था, अन्यथा वैदिक जो कर्मकांड है उनको अधूरे माने जाते थे। आज भी हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर चौथा वाला हो जाएगा। 32वां प्रश्न है दोस्तों, वैदिक काल में नीवि, वास, अधिवास क्या थे? तो दोस्तों क्या थे? ये क्या थे दोस्तों? ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, इसको इग्नोर करिए आप। तो आभूषण, वस्त्र, वाद्य, मुद्राएं। तो दोस्तों ये क्या थे? ये वास थे, सॉरी वस्त्र थे। क्या थे दोस्तों? वस्त्र थे। ठीक है दोस्तों, नीवी जो है नीचे शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाला था, और ये वास जो था ये अंतर वस्त्र था, और अधिवास जो है ऊपरी वस्त्र था, है ना। ये वास जो है बनियान टाइप था, नीवी जो है यूँ मान लीजिए आपकी धोती वगैरह था, और अधिवास शाल की तरह था। ठीक है दोस्तों, अधिवास शाल की तरह इसको ओढ़ा जाता था या पहना जाता था। दोस्तों उस समय सिले हुए वस्त्रों का कोई प्रचलन नहीं था। सिले वस्त्र बहुत बाद की संकल्पना है, मौर्य काल से बात की। ये कनिष्क के टाइम पे शायद ये सिले हुए वस्त्रों का प्रचलन हुआ था 1100 ईस्वी के लगभग। तो ये बात की संकल्पना है, सिले हुए वस्त्र। 33वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखते हैं इसमें, अधिवास क्या था? चोगा, ऊपर पहने जाने वाला, है ना, चोगा टाइप था दोस्तों। उष्णी क्या थी? पगड़ी थी। बिल्कुल सही है। उपवास क्या था दोस्तों? शाल था। निष्कग्रीव, तो दोस्तों निष्कग्रीव जो है गले का हार था। क्या था दोस्तों? निष्कग्रीव गले का हार था, न कि नाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा वाला हो जाएगा। निष्कग्रीव नाई नहीं था दोस्तों, ये गले का हार था। क्या था? गले का हार था दोस्तों, निष्कग्रीव। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। बिल्कुल सही है दोस्तों। पूषण शूद्रों का देवता था दोस्तों, बिल्कुल सही है। और वरुण जो है, वरुण ऋत या नैतिक व्यवस्था का संस्थापक था। बिल्कुल सही है। वर्ण व्यवस्था की सर्वप्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ये यहाँ थोड़ा इसको अभी छोड़ते हैं अपन। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु तथा विनिमय का माध्यम था। बिल्कुल सही है दोस्तों। दास प्रथा विद्यमान थी, तो बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था की जो संपन्न जानकारी है, वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है दोस्तों। वर्ण व्यवस्था की जानकारी शतपथ ब्राह्मण में नहीं होती है। शतपथ ब्राह्मण में जो है हमको सबसे पहले जो है शतपथ ब्राह्मण में जो हमको जल प्लावन की कथा मिलती है, न कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी। तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी दोस्तों हमको ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होती है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। किस में प्राप्त होती है? ऐतरेय ब्राह्मण में वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती हैं। और वर्ण व्यवस्था का प्राचीन जो उल्लेख है, चारों वर्णों का उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी इसका आंसर बाकी है। इसका आंसर करते हैं दोस्तों हम। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें जिसमें भी तीसरा वाला नहीं आ रहा होगा, जिसमें भी क्या नहीं आ रहा होगा दोस्तों? तीसरा वाला नहीं आ रहा होगा, वही सही है आपका। तो तीसरा किस में नहीं आ रहा दोस्तों? तीसरे में नहीं आ रहा। 1 2 4 5, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
35वां प्रश्न है, चार आश्रमों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। चार आश्रम है दोस्तों, उनका सही सही क्रम निर्धारित करना है। हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, उसके पहले ब्रह्मचर्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद में घर लौटते हैं तो गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। उसके बाद में 50 साल के बाद में जो है वानप्रस्थ वानप्रस्थ वन की ओर जो है भ्रमण करते हैं, वनों में घूमते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसको वानप्रस्थ बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो है संन्यास होता है। तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य सभी में मिल रहा है दोस्तों, चौथे को छोड़कर। तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ, इसमें भी है ब्रह्मचर्य गृहस्थ संन्यास और वानप्रस्थ। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस है, इसको आप सही कर लेना। यहाँ ये जो दूसरा है, इसमें पहले की जगह चौथे की जगह तीसरा और तीसरे की जगह चौथा आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसका आंसर ये इस प्रकार से रहेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ लिखते समय थोड़ी सी मिस हो गया है, तो इसको आप इग्नोर करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये ध्यान देना है दोस्तों। वैदिक काल में प्रशासन 15 रत्निनों द्वारा संचालित होता था। तो दोस्तों यहाँ मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ, ध्यान देना, आपको समझ रहे होंगे आप शायद। राष्ट्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है दोस्तों ये, तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा, ये वाला। आगे भी चर्चा कर लेते हैं। सभा समिति विदत गण वैदिक कालीन सैनिक इकाइयाँ नहीं थी दोस्तों, ये जो है परिषदें थी। ठीक है दोस्तों, सैनिक इकाइयाँ नहीं थी। संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में नहीं मिलता है दोस्तों। नहीं शब्द है इसमें, मिलता तो बृहदारण्यक उपनिषद में ही है, लेकिन नहीं मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत। विकल्प क्या है सही, राष्ट्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं थोड़ा फास्ट हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको देखने में वीडियो परेशानी आती है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने प्रश्न हो उतने ही मिनट में इसको पूरा कर दिया जाए। हालांकि आज मैं उससे भी ज़्यादा आगे चल रहा हूँ। किस संस्कार का दूसरा नाम स्नान है। किस संस्कार, दोस्तों 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों की जानकारी जो है हमको वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। और वैदिक साहित्य में भी जो दोस्तों जो ग्रह सूत्र हैं, ग्रह सूत्रों से दोस्तों इसकी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसमें ग्रह सूत्रों से 16 संस्कारों की जानकारी होती है। और इसमें स्नान संस्कार जो दोस्तों हैं, स्नान संस्कार जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये समावर्तन से संबंधित है। जब गुरु के पास से शिक्षा पूर्ण करके विद्यार्थी घर लौटता है तो स्नान मुख्य कार्य होता है, इसलिए इस संस्कार को, समावर्तन संस्कार को स्नान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये यूजीसी नेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या नहीं है दोस्तों, सही नहीं है, ये देखना है। विवाह संस्कार का पूर्ण विवरण ग्रह सूत्रों में मिलता है। क्या है, विवाह संस्कार का ग्रह सूत्रों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये है। और नेक्स्ट जो है, विवाह प्रथा दीर्घतमा ऋषि ने कायम की थी। वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित था। और लास्ट विकल्प और देखते हैं दोस्तों, यहाँ सारे विकल्पों पे ध्यान देना है दोस्तों। वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित था दोस्तों, ऐसा नहीं है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है विवाह नहीं होता था। और 16 वर्ष की जो लड़की होती थी उसको षोडशी कहा जाता था। और तो ये यहाँ बाल विवाह प्रचलित नहीं था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ही हो जाएगा। चौथा विकल्प भी देखते हैं दोस्तों। अथर्ववेद में स्वयंवर प्रथा की जानकारी मिलती है। किसमें, अथर्ववेद में स्वयंवर प्रथा की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बिल्कुल मिलती है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये प्रश्न हम देख चुके थे दोस्तों, ये प्रश्न देख लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 39वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इस प्रकार के ही प्रश्न आजकल ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो उनको ही मैंने ज़्यादा समाहित करने का प्रयास किया है। और इस प्रकार के प्रश्न समाहित करने का मेरा उद्देश्य है कि एक ही प्रश्न के माध्यम से ज़्यादा कंटेंट को शामिल करें। ठीक है दोस्तों, तो
कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या थी दोस्तों? पति की मृत्यु पर देवर के साथ में विवाह या शारीरिक संबंध। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सुमेलित है। ब्रह्मवादिनी विदेशी विदुषी महिला, विदुषी महिला को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। अमाजू, अमाजू क्या कहा जाता था दोस्तों? आजीवन अविवाहित रहने वाली, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसको अमाजू कहा जाता था। और पुनर्भू, पुनर्भू क्या कहा जाता है दोस्तों? पुनर्भू दूसरा जन्म नहीं है दोस्तों। जब किसी महिला का पति मर जाता था और वो विधवा हो जाती थी तो यदि उसका दोबारा विवाह होता था, क्या होता था? दोबारा विवाह होता था तो पुनर्विवाहित विधवा जो महिला है उसको पुनर्भू कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चौथा वाला हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इन चीज़ों को आप अपने रजिस्टर में जो नई चीज़ें उनको लिख भी सकते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक हो जाएंगे तो इनका एक साथ में PDF आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न है, विवाह के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह धर्मानुष्ठान द्वारा जो भी कर्मकांड है उसके अनुसार बिल्कुल सही है। आर्ष विवाह, यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित के साथ में विवाह करना। ये दोस्तों इस पर विचार करेंगे अभी। विवाह के प्रकार कितने हैं दोस्तों? विवाह के प्रकार कितने हैं? 10 नहीं है दोस्तों, कितने हैं? 8 है। विवाह कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 8 प्रकार के। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है दोस्तों। गंधर्व विवाह क्या है? प्रेम विवाह है, बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा सही है। लेकिन आर्ष विवाह जो और ये इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, चूँकि दूसरा और तीसरा जो है वो सही नहीं है। विवाह के 8 प्रकार होते हैं, ये आपको पता है। और आर्ष विवाह, यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित के साथ में विवाह नहीं था दोस्तों। आर्ष विवाह में जो है कन्या का जो पिता है वो वर से एक जोड़ी, एक गाय या एक जोड़ी गाय बैल या बैलों की एक जोड़ी लेकर के कन्या का वर के साथ में विवाह कर देता था, उसको आर्ष विवाह बोला जाता था दोस्तों। जबकि ये इसके बारे में जो कहा गया है यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित के साथ में विवाह, तो ये देव विवाह है दोस्तों। ये कौन सा विवाह? देव विवाह है दोस्तों। इन विवाहों के संदर्भ में मैं बात कर लेता हूँ। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और इसमें से 4 प्रकार के विवाह धर्मानुकूल है और 4 जो है अमान्यता प्राप्त है, यानी कि मान्यता प्राप्त नहीं है। जो मान्यता प्राप्त है उसमें है ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह और प्रजापत्य विवाह है दोस्तों, ठीक है। और जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो है गंधर्व विवाह, जो प्रेम विवाह है। इसके बाद में आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। इस प्रकार से ये जो है बिल्कुल मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि वर्तमान में ये विवाह, इस प्रकार के विवाह जो है प्रचलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये स्वयंवर वाला तो ये तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 41वां प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। झंझावत का देवता, नैतिक व्यवस्था का संरक्षक, वर्षा का देवता, वन का देवता। तो इसमें से क्या था दोस्तों ये? तो इसमें से यदि हम देखें तो झंझावत इंद्र का मतलब वर्षा का देवता, तो झंझावत ये हो गया। और वर्षा का देवता, तो ये ए और सी किस में मिल रहा है? वही अपना आंसर दोस्तों। वन का देवता जो थे वो आरण्यायिनी थी दोस्तों, है ना। तो और ये जो नैतिक व्यवस्था का संरक्षक ये वरुण था दोस्तों। क्या था? वरुण, ठीक है। तो इंद्र के विषय में पहला कौन सा? पहला और तीसरा सही है। तो इसमें जिसमें भी पहला तीसरा मिल रहा है वो सही है। आंसर अपना क्या हो जाएगा? पहला तीसरा किस में मिल रहा? दूसरे में मिल रहा, तो यही अपना आंसर है, ठीक है दोस्तों। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प क्या है? सही है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद शतपथ ब्राह्मण में मिलता है क्या दोस्तों? नहीं मिलता है। किस में मिलता है? जाबालोपनिषद में। किस में मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद ये मिलता है जाबालोपनिषद में। किस में मिलता है दोस्तों? जाबालोपनिषद में। किस में मिलता है? जाबालोपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार जन्म माना जाने लगा। क्या है दोस्तों? ये सही है क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों। ये
नेक्स्ट देखते हैं, रजस्वला होने से पहले ही महिला को विवाह संपन्न कर दिया जाता था? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने पहले बताया था कि 16 वर्ष की आयु में जो है विवाह किया जाता था। तो 16-17 वर्ष की आयु में तो रजस्वला से पहले यानी कि बाल विवाह प्रचलित नहीं था। उपनिषदों में कर्मकांड? नहीं दोस्तों, कर्मकांड ब्राह्मणों में है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका गलत है दोस्तों। तो कौन सा, दूसरा वाला सही है दोस्तों। दूसरा वाला आंसर क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो इसका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद आर्य संस्कृति का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों क्या है, सबसे प्राचीन वेद क्या है दोस्तों? ऋग्वेद है। क्या है दोस्तों? ऋग्वेद है। आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बाद में है दोस्तों। जो वेद त्रयी है, वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 45वां, वैदिक कालीन सभा में भाग लेने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर देखना है, प्रश्न विनायक, सभावती, ईशान और महिषी। दोस्तों इसका आंसर क्या है? सभावती है दोस्तों। ईशान जो था, ये समिति का जो अध्यक्ष था उसको ईशान कहा जाता था, और महिषी जो है राजा की पटरानी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक शब्द ऋत क्या है? ऋत है दोस्तों। ऋत शब्द की व्याख्या स्पष्ट करता है षष्ठी का नियमितता। ठीक है, भौतिक नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष एवं नैतिक व्यवस्था। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा है उक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ आंसर क्या है आपका? उक्त सभी। ये उक्त सभी है दोस्तों, किससे संबंधित? ऋत से संबंधित। और ऋत का संस्थापक क्या था? ऋत का संस्थापक दोस्तों वरुण को माना गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 47वां, वैदिक काल में देवताओं एवं मनुष्यों के मध्यस्थ के रूप में कौन से देवता को जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? सविता? बिल्कुल नहीं। पर्जन्य क्या है दोस्तों? पर्जन्य बादल है। और ये 3 प्रकार के देवता हुआ करते थे दोस्तों, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। तो पर्जन्य आकाश के देवता है। अग्नि दोस्तों क्या है? इसका आंसर अग्नि है दोस्तों। अग्नि के माध्यम से जो भी हवन पूजन हम करते हैं वो सब कहाँ जाता है? देवताओं के पास जाता है। तो मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ के रूप में अग्नि को माना गया है दोस्तों। अश्विनी जो है वो चिकित्सा के देवता थे, ये याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 48वां, उत्तर वैदिक काल में राजा का पद होता था। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है दोस्तों। तो गणतंत्रात्मक, ये ऋग्वैदिक काल में था ऐसा गणतंत्रात्मक जैसा, धार्मिक, आनुवांशिक और स्वेच्छाचारी। दोस्तों स्वेच्छाचारी नहीं था, सभा व समिति इन पर नियंत्रण रखती थी। तो ये आनुवांशिक जरूर था लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं था दोस्तों। ठीक है, 49वां प्रश्न है दोस्तों, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन एक शासकीय पदाधिकारी नहीं था? दोस्तों 12 रत्निनों की चर्चा हमने पहले भी करी है। तो इसमें दोस्तों सेनानी, अमात्य, विश्वपति और पुरोहित ये सारे थे दोस्तों। लेकिन ये क्या नहीं था? अमात्य नहीं था। अमात्य मौर्य काल में पद था दोस्तों। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका अमात्य कौन था दोस्तों? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य, प्रधानमंत्री दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 3 ऋणों में शामिल नहीं है दोस्तों। 3 ऋणों और 5 यज्ञों की चर्चा हमको मिलती है। तो इसमें 3 ऋणों में शामिल कौन नहीं है? तो 3 ऋणों में शामिल नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। दोस्तों इसमें गुरु ऋण शामिल नहीं है दोस्तों। संतान उत्पत्ति करके और पितृ ऋण चुकाया जाता है, और अध्ययन अध्यापन करके ऋषि ऋण, और देवताओं को की पूजा यज्ञ वगैरह करके देव ऋण चुकाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के ये 50 प्रश्न हमने देखे हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा दोस्तों। इसी प्रकार हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, आप सकारात्मक कमेंट हमको करते रहिए, और यदि किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें, ताकि हम आने वाले वीडियोस में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें दोस्तों। यहाँ मैं आंसर बताता हूँ बिल्कुल सटीक एकदम, इसमें कोई
शंका की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सही आंसर बताता हूँ दोस्तों। विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलाने के बाद में ही मैं ये आंसर बताता हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना चाहिए। वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद में मैं खुद उसको एक दो बार सुनता हूँ और उसके बाद में जो है मैं अपलोड करता हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में कोई 19-20 की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल मैं सटीक और स्पष्ट आंसर बताता हूँ, वस्तुनिष्ठ। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।